प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र सोशल रिसर्च मेथड के अंतर्गत अंतर्वस्तु विश्लेषण की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने आपके साथ अंतर्वस्तु विश्लेषण की विभिन्न परिभाषाओं, उनके निष्कर्षों की बात की थी। उसी क्रम में आज हम अंतर्वस्तु विश्लेषण को आगे बढ़ाते हुए अंतर्वस्तु विश्लेषण की विशेषताओं, अंतर्वस्तु विश्लेषण के कारणों और अंतर्वस्तु विश्लेषण की श्रेणियों के बारे में बात करें। इससे पहले कि हम इस अध्याय को आगे बढ़ाएं, पिछली क्लासेज में जो आपके साथ बात की थी उसी बात के साथ हम आगे बढ़ेंगे। संक्षिप्त रूप में मैं बातें दोहराना चाहूँगा जो हमने अंतर्वस्तु विश्लेषण के परिचयात्मक अध्याय में बात की थी, उनकी परिभाषाओं की बात की थी, उनके निष्कर्षों की बात की थी। हम ये देख रहे थे कि अंतर्वस्तु विश्लेषण की विभिन्न विद्वानों ने परिभाषा दी और उन विभिन्न विद्वानों में जो है केपलान है, पोलिंग यंग है, ओल्डिंगर है, बर्नार्ड बेरेल्सन है, बुडे है, भट्ट है। और इन विद्वानों ने जो परिभाषा दी थी, उन विद्वानों की परिभाषा का एक ही निष्कर्ष उभर कर आया था और वह निष्कर्ष यह था कि सामाजिक विज्ञानों में हमने आपको ये बात बार बार बता दी है कि दो प्रकार के तथ्य होते हैं। एक परिमाणात्मक तथ्य होते हैं और एक गुणात्मक तथ्य होते हैं। गुणात्मक तथ्यों को एकत्रित करने के लिए गुणात्मक तथ्य संकलन करने की प्रविधियों का चुनाव किया जाता है और परिमाणात्मक तथ्यों को संकलित करने के लिए परिमाणात्मक तथ्य संकलन करने की प्रविधियों का चुनाव किया जा रहा है। उसी क्रम में हम लोग गुणात्मक तथ्यों के अंतर्गत आपको बताया था कि अवलोकन है, एकल अध्ययन पद्धति है या निर्जाति पद्धति शास्त्र है, एथनोग्राफी है। इसी प्रकार से कुछ परिमाणात्मक तथ्य होते हैं और उन परिमाणात्मक तथ्यों को संकलित करने के लिए परिमाणात्मक तथ्य संकलन करने की प्रविधियों का चुनाव किया जाता है। अंतर्वस्तु विश्लेषण की परिभाषा में हम बात कर रहे थे कि तथ्य संकलन करने की कोई भी प्रविधि हो, वे चाहे गुणात्मक तथ्य संकलन करने की प्रविधियों के अंतर्गत हो, चाहे परिमाणात्मक तथ्य संकलन करने की प्रविधियों के अंतर्गत हो। तथ्य संकलन चाहे आप प्रश्नावली विधि के माध्यम से कर रहे हैं, साक्षात्कार के माध्यम से कर रहे हैं, अनुसूची के माध्यम से करें या तथ्य संकलन करने की अन्य प्रविधि के माध्यम से आप तथ्य संकलित कर रहे हैं, तो तथ्य संकलन करने के पश्चात उन तथ्यों में जो बातें छुपी हुई है, जिसको कि अंतर्वस्तु कहा गया है, उस अंतर तथ्य संकलन करने के पश्चात उन तथ्यों की अंतर्वस्तु का व्यवस्थित, क्रमबद्ध, पक्षपात रहित और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है। क्या बताया कि तथ्य संकलन करने की विभिन्न प्रविधियों के पश्चात जब तथ्य संकलित कर लिए जाते हैं अनुसंधानकर्ता द्वारा, तो उन संकलित किए गए तथ्यों में जो अंतर्वस्तु छुपी हुई है, उन तथ्यों का व्यवस्थित, क्रमबद्ध, पक्षपात रहित और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है, उनका विश्लेषण किया जाता है। उसको अंतर्वस्तु विश्लेषण या सामाजिक विज्ञानों में कंटेंट एनालिसिस कहा जाता है। ये तो इन विभिन्न जो विद्वानों ने परिभाषा दी थी, उन विद्वानों की परिभाषाओं का सार था। और इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण जो आपको बताया, पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे कि विभिन्न समाचार पत्रों का जो संपादकीय पृष्ठ होता है, उस संपादकीय पृष्ठ पर जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों का एक विश्लेषण उस संपादकीय पृष्ठ पर, उस संपादकीय आलेख में आता है। जैसे बात करते हैं कि वर्तमान में कोविड-19 के बारे में विभिन्न प्रकार के संपादकीय आलेख आते हैं। इससे पहले भारत चाइना संबंधों के बारे में, भारत नेपाल संबंधों के, भारत पाकिस्तान संबंधों के बारे में, या यूँ कहो कि वर्तमान में जो अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव होने जा रहे हैं, उन पर भी समय समय पर विभिन्न प्रकार के आलेख आते रहते हैं। तो ये जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो घटनाएं घटित हो रही हैं, उन घटित होने वाली घटनाओं का एक विश्लेषण उस संपादकीय आलेख में आता है। तो वो संपादकीय आलेख जो है वो अंतर्वस्तु विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण हम लोग समझ सकते हैं। ये बात हम आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं। एक बार पुनः अंतर्वस्तु विश्लेषण का निष्कर्ष बताते हुए हम बात को आगे बढ़ाना चाहेंगे कि अंतर्वस्तु विश्लेषण से तात्पर्य है कि तथ्य संकलन करने की विभिन्न प्रविधियों के माध्यम से जब तथ्य संकलित कर लिए जाते हैं, तो संकलित किए गए तथ्यों का, अनुसंधान तथ्यों का व्यवस्थित, क्रमबद्ध, पक्षपात रहित और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है। इसको अंतर्वस्तु विश्लेषण कहा जाता है। पुनः कहते हैं कि विभिन्न समाचार पत्रों का जो संपादकीय पृष्ठ होता है वो
अंतर्वस्तु विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। ये बात हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और आज हम अंतर्वस्तु विश्लेषण की परिभाषाओं की बात करेंगे, अंतर्वस्तु विश्लेषण के कारण की बात करेंगे और अंतर्वस्तु विश्लेषण की श्रेणियों की बात करेंगे। अंतर्वस्तु विश्लेषण की विशेषताओं की जहां तक बात है, ये इसकी विशेषताएं हैं। पहली इसकी विशेषता है संचार सामग्रियों में प्रवृत्तियों का वर्णन करना, यानी कि जो संचार सामग्री है, जिसके जो संचार सामग्री है, उस संचार सामग्री में कौन कौन सी प्रवृत्तियां छुपी हुई हैं, संचार के जो माध्यम है या संचार आप सामग्री है, उनमें कौन कौन सी प्रवृत्तियां छुपी हुई होती हैं, उनका वर्णन किया जाता है। इसके बारे में हम कह सकते हैं कि संचार सामग्री में प्रवृत्तियों का वर्णन करने से तात्पर्य है कि कंटेंट एनालिसिस का सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग वस्तु में प्रकृति एवं परिवर्तनों को लिखना है। वर्गीकरण की व्यवस्थाएं अपर्याप्त एवं स्तरहीन हो सकती हैं। यह कहना कि यदि एक ही व्यवस्था का लगातार काफी समय तक प्रयोग किया जाए तो कुछ नए तथ्य सामने आ सकते हैं। इस प्रकार के प्रवृत्ति जानने वाले अध्ययन मूल्यवान ऐतिहासिक चित्र प्रदान करते हैं और आजकल के संचार वस्तु माध्यम को प्रदान करते हैं, जो आजकल के संचार प्रदान करते हैं, जो कि वस्तु माध्यम को समझने में अधिक सहायक हो सकते हैं। तो जो भी संचार सामग्री में प्रवृत्तियां छुपी हुई होती हैं, उनका विश्लेषण या वर्णन किया जाता है। दूसरी इसकी विशेषता है विद्वता के विकास को खोजना। कंटेंट एनालिसिस का जो सबसे महत्वपूर्ण दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है, वह है विद्वता के विकास को खोजना। इसका मतलब यह है कि अंतर्वस्तु विश्लेषण का प्रयोग साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। जैसे इंग्लैंड, फ्रांस एवं जर्मनी में फिजिक्स के विकास का विश्लेषण कुछ नए तथ्य पैदा करता है। इस प्रकार अंतर्वस्तु विश्लेषण स्कॉलरली एवं वैज्ञानिक क्षेत्रों की रचना एवं विकास के वर्णन के लिए लाभदायक साधन बन सकता है। ये विभिन्न उदाहरण के माध्यम से हमने आपको बताने का प्रयास किया। अगली इसकी जो विशेषता है, संचार वस्तु में अंतर्राष्ट्रीय भिन्नताओं को प्रकट करना। जो भी संचार के साधन है या संचार के माध्यम है, उनके माध्यम से हमको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो जानकारी मिलती है, तो उस जानकारी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या भिन्नता उनमें पाई जाती है। अमेरिका में किस परिप्रेक्ष्य में कोई आलेख लिखा गया है, इंडिया में किस परिप्रेक्ष्य में कोई संपादकीय लिखा गया है, चाइना में किस परिप्रेक्ष्य में कोई संपादकीय लिखा गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस संचार वस्तु में जो भिन्नताएं हमको देखने को मिलती है, उन भिन्नताओं को प्रकट करना अंतर्वस्तु विश्लेषण का काम है। क्योंकि अंतर्वस्तु विश्लेषण का तात्पर्य है कि जो भी घटनाक्रम घटित हुई, उसमें तथ्य जो संकलित हैं, उन तथ्यों के मध्य क्या बात छुपी हुई है, तो क्षेत्र स्तर पर क्या भिन्नताएं पाई जाती हैं, राष्ट्रीय स्तर पर क्या भिन्नताएं पाई जाती हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या भिन्नताएं पाई जाती हैं, इन भिन्नताओं को खोज निकालना अंतर्वस्तु विश्लेषण का कार्य है। इसमें हम कह सकते हैं समाचार पत्र एवं रेडियो पर सामान्य रुचि एवं महत्ता के क्या समाचार आते हैं एवं इसका कैसा असर होता है, किस प्रकार एक ही समस्या जैसे युद्ध अथवा अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भिन्न भिन्न अर्थों में व्याख्या की जाती है। इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर तुलनात्मक अंतर्वस्तु विश्लेषण द्वारा ही दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो अमेरिका कोविड-19 की अगर बात करें तो अमेरिका उसको किस दृष्टिकोण से देख रहा है, चाइना उसको किस दृष्टिकोण से देख रहा है, इंडिया उसको किस दृष्टिकोण से देख रहा है, या विभिन्न देश किस किस नजरिए से उनको देख रहे हैं। तो इन विभिन्न देशों में जो अंतर्वस्तु है संकलित की गई है, उनमें हमको क्या भिन्नता देखने को मिलती है, इसकी खोज करना अंतर्वस्तु विश्लेषण का कार्य है। नेक्स्ट इसकी विशेषता है संचार के माध्यमों एवं स्तरों की तुलना करना। इसमें हम ये कह सकते हैं कि संचार माध्यम समान विषयों को भिन्न भिन्न अर्थों में व्यक्त करते हैं एवं संचार वस्तु का तुलनात्मक अंतर्वस्तु विश्लेषण के वर्तमान मुख्य उपादानों में से एक है। अगली इसकी विशेषता है संचार की ऑडिट करना। जो संचार वस्तु है उसकी ऑडिट, उसका अन्वेषण, उसकी छानबीन की जाती है कि कहाँ तक वो संचार वस्तु सही है और कहाँ पर उसको गलत ठहराया जा सकता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि प्रत्येक संचार एक उद्देश्य अथवा उद्देश्यों का पुंज होता है। कोई भी संचार माध्यम है, चाहे वो अखबार है, चाहे वो टेलीविजन है, चाहे वो रेडियो है, या संचार के जो भी साधन है, उनका सबका एक उद्देश्य अथवा उद्देश्यों का एक पुंज होता है। चाहे वे स्पष्ट हो अथवा अस्पष्ट,
वस्तु के गुणों की माप यह सिद्ध करती है कि यह किस प्रकार के उद्देश्यों का सम्मानजनक वर्णन करता है। अंतर वस्तु विश्लेषण का प्रयोग संचारकर्ता के उद्देश्यों एवं सिद्धांतों के अंतर्गत संचार वस्तु में गलत वर्णन एवं गलतियों को सुधारने के लिए किया जाता है। कोई भी तथ्य संकलन करता या जिसने भी अपना संपादकीय आलेख प्रस्तुत किया है वो उसमें कुछ गलतियां कर सकता है, तो उन गलतियों की तरफ नजर डालना, उनके उल्लेख करना अंतर वस्तु विश्लेषण है। अगली इसकी विशेषता है संचार वस्तु का निर्माण एवं उसको लागू करना। इसमें हम ये कह सकते हैं कि संचार विश्लेषण द्वारा संचारों का वर्णन किया जा सकता है, लेकिन उनका मूल्यांकन नहीं होता। मूल्यांकन का अर्थ है स्तर अथवा स्तरों की स्वीकृति जिससे सामग्री विश्लेषण द्वारा संचार वस्तु की तुलना की जाती है। तो ये इसकी कुछ विशेषता होगी जिनके बारे में हमको जानकारी होना जरूरी है कि क्यों सामाजिक विज्ञानों में या संचार माध्यमों में कंटेंट एनालिसिस या अंतर वस्तु विश्लेषण की महत्ता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि अंतर वस्तु विश्लेषण के कारण क्या है, क्यों अंतर वस्तु विश्लेषण की आवश्यकता पड़ी, क्यों अंतर वस्तु विश्लेषण किए जाते हैं। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि अंतर वस्तु विश्लेषण का जो कारण है, पहला तो यह कह सकते हैं कि प्रचार के तरीकों को पता लगाता है। अंतर वस्तु विश्लेषण प्रचार के तरीकों का पता लगाता है। छपी हुई अंतर वस्तु तथा पाठ्यक्रमों के विश्लेषण को पढ़ा जा सकता है अथवा नहीं, इसकी अंतर वस्तु विश्लेषण करता है। जो भी प्रिंट मीडिया है, उस प्रिंट मीडिया में जो मैटर है, जो अंतर वस्तु है, वो पढ़ने लायक है या नहीं है, इसकी जानकारी हमको अंतर वस्तु विश्लेषण करता है। इसलिए संचारों में इसकी बहुत अधिक उपयोगिता है। साहित्यिक रूप से लेखक किस प्रकार से भिन्न है, कौन सा कार्य कब लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया, इत्यादि प्रश्नों का उत्तर केवल अंतर वस्तु विश्लेषण के माध्यम से ही हमको मिलता है। भाषा एवं साहित्य की जहां तक बात है, ढंगे प्रतिमानों का विभेद करने के लिए अंतर वस्तु विश्लेषण का 4 प्रमुख क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। पहला संपूर्ण भाषा, दूसरा विभिन्न समयों के ढंगे प्रतिमान, तीसरा बातचीत के प्रकार और चौथा शब्द लेखन। तो इसलिए इन सब बातों की तरफ नजर डालते हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि संचार के क्षेत्र में जो है, कम्युनिकेशन का जो एरिया है, उसमें अंतर वस्तु विश्लेषण की बहुत अधिक महत्ता है। इसकी श्रेणियों की जहां तक बात है, अंतर वस्तु विश्लेषण की श्रेणी को 2 भागों में रखा गया है। पहला, क्या कहा गया है, अर्थात जो कुछ कहा गया है उसमें विषय सामग्री का अध्ययन करते हैं, जबकि कैसे कहा गया है, यह किस प्रकार कहा गया है, में कथन के प्रकार आते हैं। क्या कहा गया की जो श्रेणी है वो है विषय अंतर वस्तु, पूर्वीय स्थिति अथवा दिशा, प्रमाण है, मूल्य है, दौलत है, प्रेम, सामाजिक स्तर, भविष्य, स्वास्थ्य आदि। नेक्स्ट, सिद्धांत है, लक्षण है, कर्ता है, अधिकार है, उत्पत्ति है और लक्ष्य है। ये तो श्रेणियां होगी इसकी क्या कहा गया है के अंतर्गत। अब आती है कैसे कहा गया श्रेणियों के अंतर्गत हम क्या क्या चीजें देखते हैं। पहला, संचार का स्वरूप कैसा है, कथन का स्वरूप कैसा है, तथ्य कथन है, चुनित कथन है या समीकरण कथन है। ठीक है, अध्ययन की गहनता क्या कहती है, प्रयोग अथवा उसकी विधि क्या क्या है। तो ये इसकी कुछ श्रेणियां थी। और अंतर वस्तु विश्लेषण की जो इकाइयां हैं, जो यूनिट्स है उसकी, वो क्या क्या हो सकती है। शब्द हो सकता है, प्रसंग है, उसके पात्र है, उसके आइटम है। आइटम का मतलब किताब है, मैगजीन है, लेख है, कहानी है, भाषण है, रेडियो प्रोग्राम है, पत्र है, समाचार सामग्री है आदि। यह इकाई अंतर वस्तु के विस्तार को वर्गीकृत करती है। और अंतिम जो इसकी इकाई है अंतर वस्तु विश्लेषण की, वह उसका पैराग्राफ, जो पैरा बनता है। तो ये अंतर वस्तु विश्लेषण के बारे में हमने काफी विस्तार से बात कर ली है। और हम समझते हैं कि संचार के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में और विशेष रूप से प्रिंट मीडिया के फील्ड में अंतर वस्तु विश्लेषण का अपना एक बड़ा महत्व है। सामाजिक विज्ञानों में तो है ही, उसके अलावा जो मीडिया है उसमें भी, विशेष रूप से प्रिंट मीडिया में अंतर वस्तु विश्लेषण अपना एक अलग ही महत्व रखता है। तो ये अंतर वस्तु विश्लेषण के बारे में हम विस्तार से बात की। नेक्स्ट क्लास में हम अगला अध्याय देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।